सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SWA स्टडी विथ अमन चैनल। हम मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था, ये हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की जानकारियां दे दी हैं। आज हम बात करेंगे शुंग वंश के बारे में, जो मौर्य वंश के पतन के बाद शुरू हुआ था। तो शुंग वंश का शासनकाल लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक था। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध यानी कि आधुनिक बिहार में स्थापित हुआ था। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। तो दोस्तों, इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसको आप याद रखिएगा कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी, जब उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक यानी कि बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश स्थापित कर दिया। लगभग 112 वर्षों तक शासन किया और फिर कर्ण वंश के हाथों समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे शुंग वंश की स्थापना के बारे में। तो शुंग वंश की स्थापना यानी कि इनके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। अगर हम बात करें ये सत्ता में कैसे आया था, तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। यानी कि जो मौर्य का अंतिम सम्राट यानी कि बृहद्रथ था, उसका यह सेनापति था। 185 ईसा पूर्व में उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिए। शासन की राजधानी पाटलिपुत्र बना दी। अब इसके बाद हम बात करेंगे शुंग वंश के प्रमुख शासक और उनका शासनकाल। तो दोस्तों, अब हम शुंग वंश के प्रमुख शासक और उसके क्या क्या कितने समय तक शासन किए थे, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला आ जाएगा पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का सबसे महान शासक था और यह संस्थापक भी था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। यवनों यानी कि इंडो ग्रीक के आक्रमणों को रोका। दोस्तों, इसने विदेशी आक्रमणों को भी रोका था। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और शासन को मजबूत किया। तो इसने पाटलिपुत्र यानी कि पटना को, वर्तमान समय में जो पटना कहा जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाया था और एक मजबूत शासन किया। संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य को बढ़ावा दिया। इसने अपने शासनकाल के दौरान दोस्तों संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक सभ्यता, यह संस्कृत वैदिक संस्कृत को बढ़ावा दिए। अश्वमेध यज्ञ किए दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ आप लोग जानते ही होंगे। अश्वमेध यज्ञ किया जिससे उसकी शक्ति का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें एक राजा अपने एक घोड़े को छोड़ देता है, जो चारों दिशा में भ्रमण करके आता है और उसके माथे पर यह चुनौती लिखी होती है कि यदि कोई राजा इस घोड़े को पकड़ता है तो उससे युद्ध करना पड़ेगा मेरे साथ। तो इसलिए जो अश्वमेध करवाता था, अगर वह संपन्न हो जाता था तो ये समझा जाता था कि वो बहुत प्रतापी राजा है, क्योंकि चारों दिशाओं में ऐसा कोई नहीं होता है जो उसका विपक्ष यानी कि उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो, तभी यह अश्वमेध यज्ञ सफल होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो बौद्धों के प्रति कठोर नीति अपनाई। इसने बौद्धों के प्रति कठोर नीति भी अपनाई थी। कुछ अभिलेखों में बौद्ध संघों पर हमले को प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों, कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें बौद्ध संघों पर हमले के प्रमाण मिलते हैं। तो हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो इम्पोर्टेंस बातें थी वो पढ़ ली हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अग्निमित्र, सेकंड राजा जो था अग्निमित्र, जिसका शासनकाल लगभग 149 ईस्वी से 141 ईसा पूर्व तक था। तो बात करें अग्निमित्र की, तो विदर्भ क्षेत्र पर अधिकार जमाया। इसने दोस्तों विदर्भ क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिए, जो कि अभी महाराष्ट्र का क्षेत्र है। वहां के विद्रोहियों को हराया और उस पर अपना अधिकार जमा लिए। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र, तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसमें उल्लेख मिलता है कि शासन काल के दौरान पश्चिमी क्षत्रपों से टकराव जारी रहा। यानी कि इसके शासनकाल के दौरान जो पश्चिमी क्षत्रप थे उनसे इसका टकराव होता रहा। अब इसके बाद हम तीसरे राजा यानी कि वासुमित्र, जिसका शासनकाल 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व तक था। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पश्चिमी आक्रमणों से संघर्ष किया।
तो वासमित्र ने पश्चिमी आक्रमण, जो इसके पहले मैंने बताया कि अग्निमित्र के समय में शासनकाल के दौरान में पश्चिम क्षत्रपों से टकराव जारी रहा, उसके बाद पश्चिमी आक्रमणों से संघर्ष किया वासमित्र ने। यवन यानी कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके शासक यानी कि मीनांडर के आक्रमण को रोका। जो विदेशी या आक्रमणकारी जिसमें मीनांडर भी था उसके आक्रमण को रोका। उसके शासनकाल में मगध की स्थिति स्थिर बनी रही, जैसे पहले थी वैसे बनी रही, ना उसमें कोई बढ़ाव विशेष करके हुआ ना उसमें कोई घटाव ही देखने को मिला। अब हम इसके बाद बात करेंगे देवभूत की। देवभूत दोस्तों 83 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा, लगभग 10 वर्षों के लिए। तो अब हम देवभूत के बारे में बात करेंगे। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत शुंग वंश का अंतिम शासक था, विलासी और कमजोर शासक था। तो दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक जो देवभूत था वह एक विलासी प्रकार का राजा था और कमजोर भी था। 73 ईसा पूर्व में उसकी प्रधानमंत्री यानी कि जो देवभूत के प्रधानमंत्री था जिसका नाम वासुदेव कर्ण था, उसने उसकी हत्या कर दी और इसके साथ ही शुंग वंश समाप्त हुआ और कर्ण वंश की स्थापना कर ली। तो देवभूत के प्रधानमंत्री वासुदेव कर्ण ने उसकी हत्या कर दी तथा एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम कर्ण वंश पड़ा। तो शुंग वंश की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहले हम देख लेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। तो दोस्तों मौर्य प्रशासन प्रणाली को जारी रखा। दोस्तों जो इसके पहले मौर्य लोगों ने प्रशासन प्रणाली अपनाया था तो उसको उन्होंने जारी रखा और उसी प्रकार से कार्य किए। राजा को सर्वोच्च माना जाता था, तो इसमें राजा सर्वोच्च होता था और उसके पास पूर्ण शक्ति होती थी। यानी कि जैसे अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास केंद्र की शक्ति होती है, तो वैसे उस टाइम पे राजा के पास पूर्ण शक्ति होती थी। राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहाँ की राजधानी जो है पाटलिपुत्र यानी कि पटना थी। लेकिन कुछ समय के बाद विदिशा विदिशा भी एक प्रमुख केंद्र बना। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे धार्मिक नीति की। तो हिंदू धर्म को बढ़ावा दिए। दोस्तों ये पहले ही देख लिया था, सांस्कृतिक सभ्यता और वैदिक सभ्यताओं को बढ़ावा दिया गया, हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया, वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म पर कड़ा रुख अपनाया गया। कुछ ग्रंथों में बौद्धों के उत्पीड़नों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया जो दर्शाता है कि ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। अब इसके बाद संस्कृति और कला को देखेंगे। संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्र इसी काल से संबंधित है। तो दोस्तों ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित है। भरहुत और सांची की स्तूपों का निर्माण करवाया। जो भरहुत और सांची की स्तूप ये दोस्तों बहुत प्रसिद्ध स्तूप है, इन दोनों का निर्माण करवाया। बौद्ध और हिंदू मंदिरों का विकास हुआ। इसी के शासनकाल में बौद्ध और हिंदू मंदिरों का विकास हुआ। अगर हम बात करें सैन्य शक्ति और विस्तार की, तो शुंग वंश ने यमन यानी कि विदेशी आक्रमण और शक आक्रमणों का विरोध किया। मौर्य काल की तुलना में सेना छोटी थी लेकिन प्रभावशाली थी। मतलब सेना छोटी भले थी लेकिन वह बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। सेना इसकी प्रभावशाली थी। शुंग वंश के पतन के कारण हम देख लेते हैं जो 73 से पूर्व में हुआ था। अंतिम शासक देवभूत, जो अंतिम शासक शुंग वंश का था देवभूत था, वह एक विलासी और कमजोर शासक था। उसका प्रधानमंत्री यानी कि वासुदेव कर्ण ने 73 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही शुंग वंश समाप्त हुआ और कर्ण वंश सत्ता में आया। अब हम बात करेंगे कर्ण वंश की जो 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चला था। कर्ण वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने मगध यानी कि आधुनिक बिहार में शासन किया। इस वंश की स्थापना वासुदेव कर्ण ने 73 ईसा पूर्व में की थी, जब उसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर दी। यानी कि वासुदेव कर्ण ने देवभूत की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना कर दी जिसका नाम कर्ण वंश पड़ा। अब हम बात करेंगे कर्ण वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत एक कमजोर और विलासी शासक था। उसका प्रधानमंत्री वासुदेव कर्ण जिसने 73 ईसा पूर्व में उसे मारकर कर्ण वंश की स्थापना की। इस वंश
के शासक ब्राह्मण थे, यानी कि जो कण्व वंश के शासक थे वो सब ब्राह्मण थे। अब इसके बाद हम कण्व वंश के शासक तथा उनका शासनकाल देखते हैं दोस्तों। जो कण्व वंश के प्रमुख शासक हैं उनको, और उन्होंने कितने समय तक ये शासनकाल किया था ये देख लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे वासुदेव कर्ण का, जिसका शासनकाल 73 ईसा पूर्व से 64 ईसा पूर्व तक था। कर्ण वंश का संस्थापक और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था ये। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर सत्ता हासिल की। उसने मगध के शासन को मजबूत किया और शुंग समर्थकों को हराया। वैदिक परंपराओं को बढ़ावा दिए, यानी कि दोस्तों इसने भी अपने शासनकाल में वैदिक परंपराओं को बढ़ावा दिए। उसकी मृत्यु 64 ईसा पूर्व में हो गई। तो इसकी मृत्यु जो है दोस्तों 64 ईसा पूर्व में हो गई थी। अब हम बात करेंगे दूसरे शासक की, जो भौमिमित्र, जिसका शासनकाल 64 ईसा पूर्व से लेकर 52 ईसा पूर्व तक था। वासुदेव का पुत्र और उत्तराधिकारी था दोस्तों। वासुदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी कि भौमिमित्र आधिकारिक रूप से राजा बना। उसने अपने पिता की नीति को जारी रखा, यानी कि जो उसके पिता शासन की नीति थी उसको इसने जारी रखा। मगध पर शासन किया, लेकिन उसका प्रभाव कमजोर होने लगा। शासन काल में विद्रोह और बाहरी आक्रमणों की शुरुआत हो गई। अब हम बात करेंगे नारायण की, जिसका शासनकाल लगभग 52 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व तक है। नारायण एक कमजोर शासक था जिसने साम्राज्य को कमजोर कर दिए। उसके शासन काल तो किया लेकिन प्रभावहीन रहा, मतलब शासन करने से कोई मतलब नहीं निकला। क्षेत्रीय शासकों ने स्वतंत्रता हासिल करना शुरू कर दी थी, यानी कि जो क्षेत्रीय सरदार या फिर शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, मतलब वो राजा को कर देना बंद कर दिए थे। कण्व वंश का पतन तेजी से बढ़ा। इसके बाद कण्व वंश का पतन तेजी से शुरू हो गया। अब हम बात करेंगे सुशर्मन, जिसका शासनकाल 40 से 30 ईसा पूर्व तक था। यह कण्व वंश का अंतिम शासक था। यह एक अयोग्य शासक था जिससे प्रशासन पर पकड़ खो दी थी। इसके पहले ही उसका पतन चालू हो गया था दोस्तों। उसके बाद सुशर्मन ये भी कमजोर शासक होने की वजह से इस वंश का पूर्णतः पतन हो गया। दक्षिण भारत के सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने उसे हराकर 30 ईसा पूर्व में कण्व वंश का अंत कर दिया। कण्व वंश की विशेषताएं पढ़ लेंगे तो पहला प्रशासनिक व्यवस्था। कण्व शासक ब्राह्मण जाति थे जबकि शुंग शासक की क्षत्रिय माने जाते हैं। उन्होंने मौर्य और शुंग परंपराओं को जारी रखा, यानी कि उनके समय में जो परंपराएं थी, जो शासन नीतियां थी, उसको अभी तक जारी रखा था दोस्तों कण्व वंश ने। अब इसके बाद हम धार्मिक नीति की बात करें तो हिंदू धर्म और वैदिक परंपराओं को बढ़ावा दिया। ये दोस्तों खुद ब्राह्मण थे, इसलिए हिंदू धर्म और वैदिक परंपराओं को बहुत तेजी से बढ़ावा दी। बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता बनाए रखी, यानी कि उनके प्रति ना कोई दुर्व्यवहार और ना कोई बहुत अच्छा ही किया, यानी कि उनसे संबंध बस बनाए रखे बस। संस्कृति और कला को देख लें तो कण्व वंश के दौरान कोई महत्वपूर्ण संस्कृति या स्थापत्य योगदान नहीं मिला। इस काल में भारतीय समाज ने ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। इस काल में जब ये खुद ब्राह्मण थे तो इन्होंने ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा दिया। ऑटोमेटिक वो ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ ही जाएगा दोस्तों। अब हम इसके बाद अगर हम राजनीति की बात करें तो कण्व शासन सिर्फ मगध तक सीमित रहे और उनका शासन कमजोर होता रहा। धीरे धीरे करके कमजोर होते रहे। दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हो गया था, जिससे अंततः कण्व वंश को समाप्त कर दिया। अब हम कण्व वंश के पतन की बात करें जो 30 ईसा पूर्व में हुआ था, तो देखेंगे कण्व शासकों की शक्ति बहुत सीमित थी, यानी कि वो बहुत कमजोर शासक थे। दक्षिण भारत में शक्तिशाली सातवाहन वंश उभर रहा था, यानी कि वहां पर एक नया राजवंश बन रहा था जिसका नाम सातवाहन राजवंश था। सातवाहन राजा सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में कण्व वंश को हराकर मगध पर कब्जा कर लिया, यानी कि कण्व वंश का जो अंतिम शासक था उसको हरा करके सिमुक ने वहां पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सातवाहन वंश भारत की नई शक्ति बन गई, यानी कि मगध पर सातवाहन वंश का एक प्रभुत्व संपन्न जो है साम्राज्य हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे सातवाहन वंश की, जो 30 ईसा पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक, यानी कि एक बहुत लंबे समय तक, यानी करीब 250 वर्षों तक इसने शासन किया था। तो सातवाहन वंश प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण राजवंश है जिसने
दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। यह वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उभरा और दक्षिण भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बना। सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सातवाहन वंश एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ जो दक्षिण से पनपा था, लेकिन ये पूरे भारत पर एक तरीके से एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। सातवाहन वंश की स्थापना की बात अगर हम बात करें तो संस्थापक इसके सिमुख सातवाहन थे, जिसने लगभग 30 ईसा पूर्व में इसकी संस्थापना की थी। सातवाहनों ने कण्व वंश को हराकर सत्ता प्राप्त की। इसे वंश ने दक्षिण भारत में पहली बार एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो सातवाहन वंश एक ऐसा वंश था जिसने दक्षिण भारत में पहली बार एक बड़े वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, अब हम सातवाहन वंश के प्रमुख शासक और उनका शासनकाल देखेंगे। तो पहले प्रमुख शासक सिमुख सातवाहन, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन को हराकर सातवाहन वंश की स्थापना की। दोस्तों, कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन को हराकर इसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। उसने महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा था, जो कि महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक तक फैला हुआ था। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। दोस्तों, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, हिंदू और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए, यानी कि इसने दोनों धर्म को संरक्षण दिया और बढ़ावा हिंदू धर्म को विशेष करके दिया। दोस्तों, अब इसके बाद हम दूसरा राजा देखेंगे जिसका नाम कृष्ण है, जो 7 ईसा पूर्व से लेकर 18 ईस्वी तक ले शासन किया। सातवाहन वंश के साम्राज्य को मजबूती थी। कृष्ण ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत की। दोस्तों, कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों से कृष्ण सातवाहन भी कहा गया है। इसके बाद हम गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि 106 से लेकर 130 ईस्वी तक शासनकाल किया, इसके बारे में देखेंगे। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतम पुत्र सातकर्णी माना जाता है। दोस्तों, सको यानी कि पश्चिमी क्षत्रपों को हराया, जिससे पहले ही युद्ध छिड़ चुका था। पश्चिमी क्षत्रपों को इसने हराया और महाराष्ट्र, गुजरात पर पुनः कब्जा कर लिया। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण यानी कि एक ब्राह्मण कहा, जिसने समाज को शुद्ध किया। उसकी माता गौतमी बालश्री ने उसकी विजय के बारे में नासिक प्रशस्ति में लिखा है। तो दोस्तों, इसका उल्लेख नासिक प्रशस्ति में मिलता है। दक्षिण भारत में सातवाहनों की शक्ति चरम पर थी। दोस्तों, दक्षिण भारत में सातवाहन वंश की शक्ति एक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, यानी कि ये बहुत मजबूत हो गई थी। अब इसके बाद हम वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक था। व्यापार और संस्कृत का विकास हुआ। दोस्तों, इसके शासन काल में व्यापार और संस्कृत का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बढ़ा, यानी कि विदेशियों के साथ व्यापार बढ़ा था, विशेष रूप से मसाले और रत्न का। तो रोमन साम्राज्य के साथ मसाले और रत्न का व्यापार बढ़ा था। दोस्तों, विशेष करके बाकी और भी व्यापार किए जाते थे, लेकिन उनमें से विशेष रूप में अगर देखा जाए तो मसाले और रत्न ज्यादा करके बिकते थे। पश्चिम क्षेत्रपों यानी कि शकों के साथ संघर्ष जारी रहा। अब इसके बाद हम नए शासक को देखेंगे, राजश्री सातकर्णी, जिसका शासनकाल लगभग 165 ईसा पूर्व से 194 ईस्वी तक चला। अंतिम महान सातवाहन शासक था। दोस्तों, शासकों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ा, व्यापार और कला का संरक्षण किया। उसके बाद सातवाहनों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सातवाहन वंश का पतन, जो कि 220 ईस्वी में हो गया था। बाद के शासक कमजोर थे, जिससे सातवाहनों की शक्ति गिरने लगी। 230 ईस्वी तक सातवाहन वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके बाद वाकाटक वंश और चालुक्य वंश का उदय हुआ। सातवाहन वंश की विशेषताएं, अगर हम बात करें सातवाहन वंश की विशेषताओं की, तो पहला है प्रशासनिक व्यवस्था। राजा की उपाधि राजा और महाराजा थी, यानी कि उस समय जो राजा की उपाधि थी वह राजा और महाराजा दोनों नामों से जाना जाता था।
मातृवंशी परंपरा थी। तो हम अगर मातृवंशी परंपरा की बात करें तो महिला प्रधान परंपरा होती थी। शासकों की माताओं का उल्लेख शिलालेख में मिलता है। तो इसमें जो प्रमुख शासक होते थे उनका उनकी जो माताओं का नाम होता है वो कई जगह शिलालेख में वर्णित मिले हैं। अब इसके बाद हम धर्म नीति। सातवाहन शासक हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानते थे। बौद्ध धर्म की स्तूप यानी कि सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप का निर्माण करवाया। तो दोस्तों यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तूप है। दोनों अभी भी हैं। सांची का स्तूप जो अभी नव निर्मित करवाया गया, जिसका पुनर्निर्माण करवाया गया दोस्तों। सांची की स्तूप का भी पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसके बाद अमरावती का भी स्तूप, यह दोनों बहुत इम्पोर्टेंट स्तूप है। तो यह पूछ सकता है कि किस वंश के शासन काल में इन दोनों का निर्माण करवाया गया था। कला और स्थापत्य की बात करें दोस्तों तो अजंता, नासिक और कार्ले की गुफाओं सातवाहन काल में बनी। यानी कि अजंता की गुफा, नासिक की गुफा और कार्ले की गुफा सातवाहन काल में बनी थी। हाथीगढ़ की बौद्ध गुफाएं भी इसी काल में विकसित हुई थी। तो हाथीगढ़ की बौद्ध गुफाएं दोस्तों इसी काल में विकसित हुई थी। अगर हम चौथे यानी कि आर्थिक और व्यापारिक उन्नति की बात करें तो सातवाहनों ने रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार किया। उन्होंने सिक्के जारी किए जिन पर उनके नाम और चित्र अंकित थे। यानी कि सातवाहन वंश रोम, मिस्र, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया और सिक्के जारी किए थे। मतलब उनके समय से सिक्के चल गए थे, उस पर उनके चित्र नाम अंकित हुआ करते थे कि यह किस राजा के दौर का सिक्का है। उनका चित्र भी लगा हुआ होता था ताकि इससे स्पष्ट पहचाना जा सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलते रहे और हमारे चैनल पेज पर बने रहें। थैंक यू।